आज मैं आपके सामने नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ओडीई। ओडी में काफी अच्छा कंसेप्ट है जिसको अपन यूज करने वाले हैं। आज का कंसेप्ट रहेगा कि आपको कैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या थर्ड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, जिसमें कंसेप्ट यूज होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, इस सारी चीजों का यूज करना सिखाएंगे। और पीआई निकालने की जो मेथड्स होंगी उनको चुटकियों में सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से। चलिए देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है इस टाइप से, a नॉट x बाई की पावर y nth डेरिवेटिव a1x बाई n माइनस 1th डेरिवेटिव y है इक्वल टू qx। सम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में समझिएगा। सबसे पहले कि a नॉट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a नॉट जीरो हो जाता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री ऑर्डर है वो nth ऑर्डर का नहीं रहेगा। तो सबसे पहले a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो एंड a नॉट a1 डॉट डॉट an आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आगे और डिस्कस करते हैं इसी के बारे में कि qx के लिए दो चॉइस है, या तो qx जीरो होगा या qx जीरो नहीं होगा। अगर qx आपका जीरो हो जाता है तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका नाम दे सकते हो फर्स्ट। This differential equation first is called homogeneous differential equation। अगर जीरो नहीं होता है this is called non homogeneous differential equation। देखिए, होमोजीनियस मिल गया, नॉन होमोजीनियस केस मिल गया। अब इसमें एक और स्पेशल केस पढ़ते हैं। इफ a नॉट a1x डॉट डॉट an ऑल आर कांस्टेंट। अगर सारे के सारे कांस्टेंट हो जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कहलाएगी कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, imply differential equation first is called constant coefficient if ai are variables अगर ये सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, अगर वेरिएबल्स होते हैं तो आप इसको बोलोगे डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स कोएफिशिएंट। दोनों बातों को अच्छे से याद रखना है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट। अगर ये a नॉट a1 जो दिए गए हैं आपको, ये कांस्टेंट हो जाते हैं तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और वेरिएबल हो जाते हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट है। अगर इसमें ध्यान रखने वाली बात है, अगर क्यों जीरो वाला केस ले रहे हो तो आप बोलोगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है होमोजेनियस केस में, और इधर इस साइड बात कर रहे हो तो नॉन होमोजेनियस है कांस्टेंट केस में। और अगर मान लीजिए ये वेरिएबल कोएफिशिएंट की बात कर रहे हो तब भी आपके लिए दो चॉइस है, क्योंकि ये होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस केस। आइए आगे डिस्कस करते हैं। इसमें एक नया नोटेशन यूज करते हैं, डिनोटेशन। देखिए, डिनोटेशन की बात करते हैं। डिनोटेशन का यूज करोगे तो डी अपॉन डीएक्स की जगह डिनोटेशन वर्ड यूज करोगे, और इसमें डी स्क्वायर का मतलब होगा d2 अपॉन dx स्क्वायर एंड सो ऑन। इस टाइप से यूज कर सकते हो। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो इस दिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, a नॉट d n प्लस a1 dn माइनस 1 डॉट डॉट n इस टाइप से। So this function is function of d. So we can say this is f of dy is equal to some qx. If
qx is equal to 0, so this is converted into homogeneous case, f of dy is equal to 0. So how to solve this differential equation? Yes, we can solve easily. देखिए इसको आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमें पता है, अच्छे से निकाल सकते हैं कि nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आप इक्वेशन बना लीजिए। कैसे? d की जगह पर m पुट कर दीजिए। d की जगह m पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, a नॉट m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस an इज इक्वल टू 0। ये जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। सो फॉर CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप यूज कर रहे हो। यहां पर m, ये जो इक्वेशन बनी है वो m में nth डिग्री की या nth डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई है, तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? n रूट्स होंगे। तो यहां पर डिपेंड करता है m की n वैल्यू आ जाएगी m1 m2 डॉट 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 mn। n डिफरेंट वैल्यू आएगी तब सॉल्यूशन अलग होगा, m की वैल्यू इक्वल आएगी तब सॉल्यूशन अलग होगा, m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स टाइप में आएगी तब सॉल्यूशन अलग होगा। तो मैं तीनों केसों को अच्छे से लिखता हूं। कब लिख रहा हूं ये भी बात ध्यान रखने वाली है इसमें कि ऑल ai आर कांस्टेंट। तो मैं जो वर्ड अभी तक यूज कर रहा हूं सारे सारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए, और केस लिया था अभी होमोजेनियस में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। और हमेशा ही याद रखना है कि जब जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला जाएगा तब तब qx को 0 लेना ही पड़ेगा, चाहे नॉन होमोजेनियस के सॉल्व कर रहे हो चाहे होमोजेनियस के सॉल्व कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करना है तो आपको qx को 0 सॉल्व करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इफ m इक्वल m की वैल्यू डिस्टिंक्ट आती है, all roots are distinct। अगर सारे रूट डिस्टिंक्ट अलग अलग आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, तो आपके लिए सॉल्यूशन लिखने का टाइप होगा या CF इक्वल टू हो जाएगा इन दिस केस C1 e की पावर m1x प्लस C2 m2x प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर दो रूट्स इक्वल आते हैं तो लिखने का तरीका होगा आपका m1 इक्वल टू m2, तो आप लिख सकते हैं इसको C1 प्लस x C2 e की पावर से m so mx। अदर रूट्स और आल्सो राइट इन दिस फॉर्म। थर्ड के लिए है इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स conjugate pair, it's like that is अल्फा प्लस आई बीटा टाइप से आते हैं, तो आप लिख सकते हो इसका सॉल्यूशन जो होगा CF का e टू दी पावर अल्फा x C1 और ये आएगा आपका cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये तीन फॉर्म आपको याद रखना अच्छे से, ये सारी चीजें CF निकालने में आपकी मदद करेंगे। जब रूट डिस्टिंक्ट हो तब इस टाइप का सॉल्यूशन एक ही एक्सपोनेंशियल टाइप में आएगा, और अगर दो रूट्स इक्वल आ जाए, तीन रूट्स इक्वल आ जाए, तो आपको इस टाइप से फ्लो बढ़ाना होगा C1 प्लस x C2, और तीन रूट्स इक्वल आते थे तो आपको बोलते थे C1 प्लस x C2 प्लस x स्क्वायर C3, इस टाइप से फ्लो बढ़ाना होगा। और इधर आप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स में इस टाइप के रूट्स आते हैं, तो आपको इस टाइप का याद रखना होगा। ये तीनों चीजें आपको मैंने CF निकालने के लिए बताई हैं। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं PI कैसे निकाला जाता है। देखिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है f dy इक्वल टू सम q। अगर बराबर में 0 लेके चल रहे हो तो PI निकालने की आवश्यकता नहीं है, और PI को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। जैसे कि y इक्वल टू मुझे निकालना है PI, तो q अपॉन f ऑफ d निकाल लीजिए। सो दिस इज कॉल्ड PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब PI निकालने के 4 से 5 मेथड हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर स्पेशल केस की बात करता हूं, यदि f ऑफ d के पास लीनियर फैक्टर आ जाए, d माइनस अल्फा टाइप से फैक्टर आ जाए ओनली, बिकॉज f ऑफ d इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन
nth ऑर्डर की है तो इसके n फैक्टर हो सकते हैं। मैंने कहा d माइनस अल्फा 1 d माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ इसके पास f ऑफ d माइनस अल्फा टाइप का है, तो आपको इस टाइप का फैक्टर सॉल्व करने का आसान तरीका है q अपॉन d माइनस अल्फा इज इक्वल टू y, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो q इक्वल टू d माइनस अल्फा y, सो दिस इज मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा dy अपॉन dx माइनस के अल्फा y इक्वल टू सम q। So this is differential equation solution of this y equal to e की पावर अल्फा x into q into e की पावर माइनस अल्फा x dx प्लस सम कांस्टेंट आएगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल में कभी भी कांस्टेंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है इसका कारण बता देता हूं मैं आपको। क्योंकि जब आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने की बात करोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा y इक्वल टू CF प्लस PI होगा, और PI में यदि कांस्टेंट आप नया जोड़ते हो तो गड़बड़ कहाँ हो जाएगी, क्योंकि जो आप निकालते हो यहाँ पर वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। और जनरल सॉल्यूशन की परिभाषा कहती है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होना चाहिए, और आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों की संख्या CF में उतनी ले चुके हो जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी। और यदि एक्स्ट्रा कांस्टेंट आप PI में लेते हो तो ये कभी भी जनरल सॉल्यूशन कभी भी नहीं बना पाओगे, और आप कहते हो ये जनरल सॉल्यूशन होता है, तो मजबूरी हो गई आपकी कि कभी भी PI में कांस्टेंट नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इज जनरल फॉर्म मिल गया आपको कि q अपॉन d माइनस अल्फा हो तो आप इसको लिख सकते हैं e की पावर अल्फा x और q इनटू e की पावर माइनस अल्फा x dx। बस इतनी सी बात याद रखना। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। जैसे कि मान लीजिए हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है d माइनस 3 y इक्वल टू e की पावर x 3x। हाउ टू फाइंड PI? फाइंड PI। सो PI निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि आप y इक्वल टू या PI इक्वल टू लिख दीजिए e की पावर 3x अपॉन d माइनस 3। सो दिस इज अल्फा, हियर अल्फा इज 3, so now we apply this formula, so we get the e to the power 3x, q is given here e की power 3x into e की power minus x dx। solve it fast, e की पावर 3x into e की पावर 2x dx। solve it, e की पावर 3x into इंटीग्रेट करोगे इसका 2x अपॉन 2, तो सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ये क्या आ जाएगा आपका e की पावर 3 to 5 ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बेस पे, जैसे आगे आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे कि ले लिया d माइनस 3 y इज इक्वल टू e की पावर 3x। देखिए इसको फास्ट करना है, जितने फास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन OD हो PD हो COB हो, जितने फास्ट करोगे आप तभी इसमें नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आप सोचो कि आराम से करते रहिए, नहीं हो सकता इसमें। जितनी तेज करिए। देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं, PI निकालने का तरीका होगा e की पावर 3x, आपको ये दिया गया है q, तो आपको निकालना e की पावर 3x अपॉन d माइनस 3 को सॉल्व करना है। दिस मींस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, पुट कर दीजिए जहां अल्फा दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका e की पावर 3x इंटीग्रेशन q की वैल्यू यही है और e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू 3x dx। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा इसको, फिर आ जाएगा e की पावर 3x और दिस इज सिंपल, क्या आ जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब दिस। सो दिस इज सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 3x। दिस इज आंसर। ऐसे क्वेश्चन करना होगा। यदि इसमें स्पेशल केस में इंक्लूड कर दो, यदि q की वैल्यू आपको एक्सपोनेंशियल टाइप से हो, कॉस टाइप से हो, लॉग टाइप से हो, एक्सपोनेंशियल या e की पावर, या मान लीजिए आपको x की पावर m फॉर्म की दी हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो आइए कुछ केस और डिस्कस करते हैं जिसमें PI निकालने के सारी मेथड आज मैं डिस्कस कराऊंगा आपको। चलिए जैसे मान लीजिए
जब आपको q की वैल्यू e की पावर ax टाइप से दिया गया। दिस इज बेसिक तरीका था जो अभी बताया मैंने। अब मैं आपको कुछ पर्टिकुलर केस बता रहा हूं जिसको पहचान के आपको इतना लेंथी मेथड कभी भी ट्राई नहीं करना। आइए, q बराबर e की पावर ax टाइप से है तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा f ऑफ d इक्वल टू e की पावर ax अपॉन f ऑफ a, बशर्ते f ऑफ a जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए जीरो है तो क्या करोगे, अगर आपका जीरो हो गया तो इन दिस केस आप क्या करोगे, e की पावर ax f ऑफ d का डेरिवेटिव करके लिख दोगे इसको e और एक x बाहर लिख देना। बस इतना काम करना है, d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए और एक x को बाहर लिख दीजिएगा। यही आपका बेसिक तरीका होगा। जब जब जीरो होता जाएगा आप यही प्रोसेस बार बार दोहरा दीजिएगा। सिमिलरली यदि आपको q दिया गया है sin ax और cos ax टाइप से, तब भी आप सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कैसे देखते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जैसे कि sin ax को सॉल्व कर लीजिए, अकेला एक ही बात है। इसमें यूज करने की बात है जो उसको अच्छे से समझना होगी कि इसमें डी स्क्वायर वाली बात यूज करते हैं। इसमें जो फंक्शन होता है डी स्क्वायर से मतलब होता है, डी से मतलब नहीं रखते हैं। इसका आंसर आ जाएगा sin ax अपॉन डी स्क्वायर की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस का a स्क्वायर। सो दिस इज माइनस का a स्क्वायर। दिस इज आपका कंडीशन है कि माइनस का a स्क्वायर रखने पर ये जीरो नहीं आना चाहिए। हाँ, फिर वही केस, जब जीरो आ गया तो क्या करोगे आप, जीरो आ गया तो आप वही प्रोसेस अप्लाई करोगे डेरिवेटिव करके। यहां पर भी वही सेम अप्लाई करना है, x बाहर आ जाएगा और ax अपन डेरिवेटिव ले लीजिएगा इसके विद रिस्पेक्ट टू d। d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए, वापस सेम प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए जो साइन के लिए ऊपर सीखे आपने। इस टाइप से केस आसान हो जाएंगे। यदि आपके केस नंबर फर्स्ट बोल सकते हो, केस नंबर सेकंड, इसके अंदर दो केस अप्लाई हो रहे हैं, इसके अंदर भी दो केस अप्लाई हो रहे हैं। अच्छे से याद रखना इन चीजों को, तो बिना याद किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनको अच्छे से पकड़ के रखिएगा, हमेशा काम आएंगे आपके। चलिए आगे एक और अच्छा सा केस दिखा देते हैं जिसमें e की पावर ax इंटू सम v टाइप से फंक्शन दिया हो, यदि q की वैल्यू आपको, तब आप क्या करोगे। तब आपको बड़ा आसान तरीका है, e की पावर ax इंटू v टाइप से हो, सो f ऑफ d लीजिए, e की पावर ax बाहर आ जाएगा, v अपॉन f ऑफ d प्लस a रिप्लेस कर दीजिए। इस केस में d की जगह d प्लस a रिप्लेस करके इसको बाहर निकाल दीजिए। इतने हिस्से को सॉल्व कर लीजिए। इतने हिस्से को सॉल्व करने का आसान तरीके है आपके पास। v यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है, x का sin x हो सकता है, cos हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो इन सभी केसों पर हम क्वेश्चन करते हैं। एक और स्पेशल केस है, उसको भी लिख लीजिए। यदि q की पावर x की पावर m टाइप से दिया गया, क्लियर, m इज इंटीजर, ठीक है। तो अब यहां पर आपको अप्लाई करना है f ऑफ d, सॉरी x की पावर m अपॉन f ऑफ d। इसको अप्लाई करना तो हो जाएगा f ऑफ d का इनवर्स x की पावर m। इसका बायनोमियल से एक्सपेंशन कर दीजिए। बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे तो बायनोमियल थ्योरम का यूज करके ये इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये पावर से ज्यादा बार इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने पर आंसर जीरो हो जाएगा। बकाया लेस वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये लगभग सारे क्वेश्चनों को अभी समराइज करते हैं कि सभी का यूज हो जाए अपने क्वेश्चनों में। देखते हैं कितने फास्ट आप पीआई निकालना सीख पाए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी रिजल्टों को माइंड में रखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको अच्छे से समझना है आप लोगों को। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 बाई इक्वल टू दिया गया है अपन को sin 2x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो CF निकाला सभी को आता है अच्छे से। मैं मानता हूं PI निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो PI को अच्छे से समझते हैं। सो PI कैसे निकाला जाएगा इसका, PI निकालना निकल के बोल दिया जाता है, तो आपको निकालना है sin 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। करना क्या है इसमें, वही काम साइन वाला फॉर्म में, तो डी स्क्वायर की जगह पर माइनस का 2 का स्क्वायर रख दीजिए, बिकॉज a इज दिस। सो पुट करिएगा इसमें, तो ये आ जाएगा आपका sin 2x अपॉन
माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस के 2d हो जाएंगे, प्लस 1 हो जाएगा। -4 और +1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका साइन 2x अपॉन 2d -3। ये फिर सॉल्व नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, अब इसके लिए आपको डी स्क्वायर नीचे चाहिए, तभी साइन वाला केस सॉल्व कर पाओगे आप। तो क्या करें, आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे आप 2d + 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, 2d + 3 और नीचे भी 2d + 3 और 2d - 3 और साइन 2x। जैसे ही मल्टीप्लाई किया नीचे फॉर्मूला बन गया 2d + 3 साइन 2x, ये बन जाएगा आपका 4d², इसका बन जाएगा -9। सो इसमें डी स्क्वायर फिर आ गया, तो आप वही चीज फिर अप्लाई कर दीजिए जिसमें आपको करना था कि डी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है, -4। सपोर्ट करोगे यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 2d sin 2x प्लस के 3 sin 2x। नीचे आप देख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 तो ऑलरेडी था, -4 तो माइनस के 16 - के 9। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो कितना आ गया, -25। तो ये आ गया आपका 2 sin 2x, d मतलब डेरिवेटिव, sin 2x का मतलब हो जाएगा cos 2x, और एक और 2 आगे आ जाएगा, और प्लस के 3 sin 2x। देखिए d का जो मतलब होता है यहाँ पर d/dx होता है, और 1/d जब दिखेगा तो आपका मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी बातें आपको याद रखना है। एक और छोटा सा क्वेश्चन है जिसको अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको वो केस सिखाऊंगा जिसमें वो 0 हो रहा था, तो डेरिवेटिव का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस के लिए यूज करते हैं, जैसे पीआई निकालने का बड़ा आसान तरीका है, cos 2x अपॉन d² + 4। जैसे ही आपने d² की जगह पर -4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा तो आपको याद आएगा कि करना क्या था, करना कुछ नया नहीं था इसमें, cos 2x अपॉन d/d अपॉन d² + 4। क्या करना है, डेरिवेटिव कर लीजिए और एक x को कहां ले लीजिएगा, बाहर ले लीजिएगा। बस इतनी सी बात याद रखना है आपको। देखिए कैसे, ये हो जाएगा cos 2x अपॉन, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 2d और 4 का 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/2 और 1/d। इसका 1/d का मीनिंग अभी बताया था मैंने, इंटीग्रेशन करना होता है तो cos 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, ये आ जाएगा x/2 और इसका आ जाएगा 2, ये आ जाएगा cos का हो जाएगा sin 2x। सो आंसर आ गया x/4 sin 2x। बड़ा आसान तरीका है, यदि बस एक बार समझ जाइए आपको कैसे करना है तो कोई कठिन नहीं है। इसी प्रकार से आप अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप का होता है, उसमें यदि 0 हो रहा होता तब भी आपको यही प्रोसेस करना है, डेरिवेटिव लेना है, x को बाहर लेना है। यही चीज को याद रखना अच्छे से। आगे चल के एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको जिसमें पावर फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, जिसमें हम बाइनोमियल का यूज कैसे करेंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप से दिया हो, तो यहाँ पर जो क्यू दिया गया है वो x² टाइप से दिया गया है, तो इसमें हमको बाइनोमियल का यूज करके करना होगा। इसको पीआई कैसे निकालोगे आप, x² अपॉन d² + 2d + 3। आसान नहीं है इसको सॉल्व करना, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, 3 कॉमन ले लीजिए नीचे से, तो 1/3 बन जाएगा, x² तो लिखा ही है ऊपर, ये बन जाएगा आपका 1 + d² + 2d/3 टाइप से। तो मैंने इसको और अच्छे से लिखना चाहूंगा तो 1/3 इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 + d² + 2d/3
का इनवर्स इधर एक्स स्क्वायर। देखिए जी, इसमें करना क्या होता है, कुछ एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा, जैसे कि 1 प्लस डी का इनवर्स 1 माइनस डी का इनवर्स 1 प्लस डी की माइनस 2 और 1 प्लस डी माइनस डी माइनस 2। इस टाइप से कुछ एक्सप्रेशन है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। ऐसे मैं इसका एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 1 प्लस डी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब एंड सो ऑन। इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से इनके भी एक्सप्रेशन होते हैं, अच्छे से आपको याद रखना है और इस चीज को भी अप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस डी मतलब फर्स्ट वाला लग रहा है, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू को आप थोड़ी देर के लिए डी मान लीजिए, तो 1 प्लस डी। और इसको ज्यादा एक्सप्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ, पावर से ज्यादा बार हमको कभी भी डेरिवेटिव करने की आवश्यकता पड़े तो आंसर 0 दे देते हैं। तो ये आप एक्सप्रेशन करिएगा अच्छे से। देखिए ये आ जाएगा 1/3 1 प्लस डी स्क्वायर, पॉजिटिव के लिए कर रहा है तो माइनस आएगा बीच में, डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3। नेक्स्ट जब करोगे आप तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। देखिए मैं अभी सॉल्व करना बता रहा हूं, मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा कि किसी भी पीआई को निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, अपन बाई ऑप्शन कैसे जाते हैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए अभी फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं, प्रोसेस जानना बहुत आवश्यक है। अगर प्रोसेस जानकारी में नहीं है तो आप कितना भी आपको आता हो, अगर आप बाय ऑप्शन हो या कोई ट्रिक हो आप भूल ही जाओगे, इसलिए प्रोसेस भी बहुत आवश्यक है। इस एक्स स्क्वायर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करना आवश्यक क्यों हो गया है, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इसमें एक बार डी आएगा, जरूर डी स्क्वायर जरूर आएगा। सो डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। देखिए आगे जो भी आएंगे क्यू आएगा, क्यू बार 3 बार करोगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आंसर 0 आएगा, इसलिए आगे करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ही सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए कैसे, 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव आंसर आएगा इसका 2 प्लस 2 तो ये रहेगा, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा इसका 2x नीचे 3 प्लस 1/3 का यहाँ पर क्या स्क्वायर 1/3 ये कितना आया 1/9, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो डी की पावर 4 आएगा, मतलब 0 हो जाए कोई मतलब नहीं। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और डी स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2, वो अदरवाइज सब में क्यों आता जाएगा, कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने से। इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 2/3 माइनस के 4/3x प्लस के कितना आ जाएगा 8/9। इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और आपको आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो ये सारी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करोगे, सारे केसों को अच्छे से समराइज करिएगा। अच्छे से समराइज करने के बाद आप इन केसों को अच्छे से एक बार स्टडी कीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन विद इन 1 मिनट के अंदर ही होंगे सारे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बस एक बार प्रोसेस समझ आ जाए करना क्या है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद बताने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन एक भी पीआई सॉल्व नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन में यदि पीआई देता है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए देखिए मैं बताता हूं, आपको कोई भी 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है पीआई कौन सा है। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी मेथड से जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ये मानता हूं। आपने कहा ये पीआई सही है, अगर ये पीआई सही है तो बाई इक्वल टू वैल्यू होगी, कोई ना कोई ये वैल्यू होगी। तो बस आपको ये देखना कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, बस इसका डेरिवेटिव कर दीजिए 1 बार 2 बार, बस उठा के वैल्यू रख दीजिए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका पीआई, अदरवाइज नॉट पीआई। बस इतनी बात है। एक इसका क्वेश्चन कराते हैं। हाँ मित्रों, तो देखते हैं कि क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको पीआई पूछा गया है। 4 ऑप्शन के बारे में, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 बाई e की पावर 3x, दिस वन ऑफ इज पीआई।
इनमें से कौन सा पीआई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। विशेष समाकल निकालने का तरीका आपके पास है, लेकिन मैं कहूंगा आपको उससे नहीं जाना है। आपका काम क्या है, भाई ऑप्शन कैसे जाते वो सीखना है। तो मुझे लग रहा है कि ये सही हो सकता है। अगर ये सही है तो मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव करके 1 बार डेरिवेटिव करके यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो आना चाहिए e की पावर 3x। यदि आ गया तो आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। सेम यही प्रोसेस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यही यहाँ यही यहाँ। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि यदि आपके पास कम समय है और आपने उठा के सॉल्व किया, अगर 2 ऑप्शन गलत कर दिए तो इन 2 ऑप्शन में चांस ले सकते हो। फिलहाल कोशिश करते हैं बाई ऑप्शन ट्राई करने का। क्या ये सही हो सकता है? चौथा ऑप्शन ट्राई करते हैं। y इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 2 लिया, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे पीआई हो, चाहे सिंगुलर सॉल्यूशन हो, चाहे जनरल सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। तो देख लीजिए ये भी सब सॉल्यूशन, पीआई भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने कहा अगर ये सॉल्यूशन है इसका तो सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देख लीजिए। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 3x। एक बार और कर दीजिए तो आ जाएगा 3 3 9/2 e की पावर 3x। सो आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, 9/2 e की पावर 3x प्लस 2, ये बन जाएगा आपका 3/2 e की पावर 3x प्लस e की पावर 3x अपॉन 2। और ये इक्वल टू में क्या लाना है, उनको लाना है e की पावर 3x लाना है। यदि ये आ जाता तो डन आंसर, नहीं तो गलत हो गया। तो 9/2 प्लस 3 2 6/2 प्लस 1/2। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सो अदरवाइज e की पावर 3x। इसके बराबर आने के लिए इसको वैल्यू 1 होना पड़ेगा, क्योंकि कभी 1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता है। कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है, अगर ये ऑप्शन आप ट्राई करोगे, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी गलत हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपने कहा e की पावर 3x अपॉन 20 ट्राई करता हूं। एक बार डेरिवेटिव करिएगा तो ये आ जाएगा 3/20। दूसरी बार करिएगा तो कितना आ जाएगा, y डबल डैश 9/20। इन दोनों वैल्यूओं को उठा के यहाँ रख दीजिए, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/20 e की पावर 3x प्लस इसमें रख दीजिए 2 तो पहले ही से लिखा है, ये आ जाएगा 3/20 e की पावर 3x प्लस ये हो जाएगा आपका 5/20। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। आंसर क्या लाना, e की पावर 3x लाना। यदि आता है तो डन, अदरवाइज गलत है। तो सॉल्व करिएगा तो e की पावर 3x तीनों से कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा 9/20 प्लस 6/20 प्लस 5/20। सो दिस इज 9 और 1 10 10 10 20 20 से 20 cancel, this is 1, so this option equal to e की पावर 3x, so this is correct option। तो ये दोनों ऑप्शन, क्वेश्चन आपका सिंगल करेक्ट है, तो ये दो चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, आंसर ये सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको बाय ऑप्शन भी जाना होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत बड़े रहेंगे, जो आपको काफी डर लगता है कि बहुत बड़े होते कैसे होंगे, तो बाय ऑप्शन हेल्प करते हैं। तो आगे के लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि काफी गहरी आ रही कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जो पिछली बार समदा वर्गीक में क्वेश्चन आया था, कहते हैं कि सारी ओडी पढ़ ली थी लेकिन लास्ट में क्वेश्चन आया था बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, तो मैं उसके भी बारे में बताऊंगा। वो भी 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन होगा उसका भी। लोग कहते हैं कि वो 3 पेज में सॉल्व हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, मैंने कहा कहीं कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में मैं जल्दी से बताने वाला हूँ आपको। थैंक यू सो मच।